हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स में तरंग गति चैप्टर से नीट और एआईपीएमटी में जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए थे उनका अपन सॉल्यूशन देख रहे हैं। इससे अपने को ये मदद मिलेगी कि अपन पता कर सकते हैं कि आने वाले सालों में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और ये क्वेश्चंस अपन व्याख्या सहित यहाँ पे हल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अपन देखिए पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप, उसके बाद उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करें और फिर सॉल्यूशन को देखें। चलिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी गिटार में समान पदार्थ की दो डोरियां ए और बी हैं, स्वर हल्के से मेल नहीं खा रहे हैं। इसका मीनिंग ये है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा अंतर है। कह रहा है कि 6 हर्ट्ज आवृत्ति के विस्पंद उत्पन्न कर रहे हैं, यानी उसमें जो बीट्स हैं वो कितने हैं, 6 है, ये गिवन है। जब बी में तनाव को कुछ कम कर दिया जाता है तो विस्पंद आवृत्ति बढ़कर 7 हो जाती है। और यदि आपको दे रखा है कि ए की जो आवृत्ति है ना वो 530 हर्ट्ज है, तब आपको बताना है कि बी की मूल आवृत्ति क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए अपन कह सकते हैं, यहाँ पे अपन ले लेते हैं ए की आवृत्ति और यहाँ पे अपन ले लेते हैं बी की आवृत्ति। और क्वेश्चन में अपने को दिया है कि ए की आवृत्ति भाई है 530, तब अपने को बी के बारे में बताना है। मैं कह सकता हूँ ए की आवृत्ति 530 है और पहले इन्फॉर्मेशन अपने को दी है कि इसके साथ जो विस्पंद उत्पन्न हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। ठीक है, अब देखें इस 6 विस्पंद से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, 530 प्लस माइनस 6, यानी एक आंसर हो सकता है आपका 536, तो एक आंसर 524 भी हो सकता है। अब देखिए टिक तो इन्हीं 2 में से करके आएंगे, या तो 536 को करेंगे या फिर 524 को करेंगे। अब इन्हीं में से अपने को वेरीफाई करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो अब देखो अपन कह सकते हैं कि आगे कंडीशन क्या है। आगे कंडीशन है कि बी में तनाव को कम कर दिया जाए। अब देखो तनाव का फ्रीक्वेंसी के साथ संबंध कैसा होता है, तो F = 1/12 रूट टी बाई म्यू, सब जानते हो तुम। तो F समानुपाती क्या हो गया, रूट टी हो गया। यानी आप तनाव कम करेंगे तो आवृत्ति भी कम होगी। इसका मतलब बी की आवृत्ति कम होगी। बी की आवृत्ति कम होगी तो अपन कह सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा कंडीशन क्या है, बी का तनाव कम कर दें। बी का तनाव कम कर दें, तब मैं कह सकता हूँ ये 536 से 535 हो जाएगा, ये 534 हो जाएगा और भी घट जाएगा। इसी तरीके से ये 524 से 523 हो जाएगा और फिर 522 भी हो जाएगा और फिर 521 भी हो जाएगा, लेकिन अपने का इतने से काम चल जाएगा। और यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि 530 का 530 ही रहने वाला है। अब कंडीशन चेक करिए कि 536 उत्तर सही है या 524 उत्तर सही है। तो इसके लिए देखना पड़ेगा कि 7 विस्पंद किसके साथ मिल रहे हैं। तो इसके साथ कितने मिल सकते हैं, 6, इसके साथ 5 और इसके साथ 4। तो जीवन में कभी भी ये 7 विस्पंद उत्पन्न नहीं कर सकता। इस वजह से मेरा 536 उत्तर तो नहीं होगा। तो फिर क्या 524 होगा। चलिए चेक करते हैं। अपन कहेंगे कि 530 का 524 के साथ अपन फाइंड करते हैं तो कितने आ रहे हैं भाई, बताइएगा। आप कहोगे 6 आ रहे हैं और 523 के साथ 7 आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपनी बात बन रही है। तो अपन कहेंगे कि 7 विस्पंद इसके साथ मिल रहे हैं, तो अपना जो उत्तर होगा सही वो 536 न होके 524 होगा। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में करने के लिए पहले कंडीशन दी होती है, जैसे इस तरीके से यहाँ पे अपन हमेशा 2 आंसर में पहुँच जाते हैं, लेकिन 2 आंसर में से कौन सा आंसर सही होगा इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे एक सिचुएशन दी होती है। उस सिचुएशन का यूज़ करके अपन कहेंगे कि या तो 536 उत्तर होगा या फिर 524, उनमें से एक उत्तर को टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अटैम्प्ट करना था। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इस वाले क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि किसी खुले ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति किसी बंद ऑर्गन पाइप की तृतीय सनादि की आवृत्ति के समान है। इस तरीके के लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को बड़े गौर से पढ़िएगा और गौर से पढ़ने के बाद जो सिचुएशन है उसको लिखिएगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने जाइए, बड़े आराम से हो जाएगा। तो कह रहा है कि किसी खुले ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति, तो सबसे पहले बात करिए कौन से पाइप की, खुले पाइप की। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ओपन पाइप, इतना तो आपको समझ में आता ही है, यानी ओपन मतलब खुला पाइप। अब यहाँ पे कह सकते हैं एक तरफ अपने खुला पाइप लिखा, दूसरी तरफ बंद पाइप यानी क्लोज पाइप लिखेंगे। ठीक है भाई।
अब तुम जानते हो, मैं बेसिक से करवा रहा हूँ कि ओपन पाइप में सभी प्रकार की सनादी आवृत्तियाँ अवेलेबल होती हैं, यानी 1:2:3:4 इनकी सनादी आवृत्तियों का अनुपात होता है। ये सब बच्चे जानते हैं। बंद का बात करूँ तो 1, 3, 5, 7 सब जानते हैं कि विषम सनादी प्राप्त होती है। और आप ये भी जानते हो कि जो भाई इसका जो फॉर्मूला होता है खुले के लिए, क्या वो फॉर्मूला V/2L होता है। तो बंद के लिए बता दो समझदार हो, तो आप कहोगे कि V/4L होगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि इनके फॉर्मूले भी आ गए। बट सर ये क्यों कर रहे हो, इसको समझाओ। ये इसलिए कर रहे हैं कि ये वाली कंडीशन अब अपन लिखेंगे। कह रहा है कि खुले ऑर्गन पाइप की मूल आवर्ती, यानी मूल आवर्ती इसको कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया 1 से मल्टीप्लाई करना है किसको भाई, V/2L को। लेकिन इसमें L4 किसके लिए, ओपन के लिए, तो इसको अपन कह सकते हैं LO इक्वल्स टू, देखिए बंद ऑर्गन पाइप की तृतीय सनादी। तृतीय सनादी का मतलब होता है कि जो मूल आवर्ती होता है उसको कितने से गुणा किया गया है। तो जैसा नाम वैसा ही काम होता है इसका। तो तृतीय सनादी का मतलब यही है। तो 3V/2L, 2 नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। तो 4L कौन सी, क्लोज। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो तो आप कहोगे V से V मर गया, और यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं तो 2 से ये 2 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1/L0 होगा इक्वल्स टू 3V/2LC होगा। अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है खुले ऑर्गन पाइप की लंबाई, यानी LO। ये देखिए V मर गया था, गलती से लिखा। तो अपने को फाइंड करना है LO। तो LO का वैल्यू क्या होगा, 3LO इक्वल्स टू 2LC। तो कोई भी समझदार कह सकता है कि LO का वैल्यू 2LC/3 होगा। क्यों ना वैल्यू पुट कर दें, 2 का 2, LC का वैल्यू बताओ भाई। तुम कहोगे कि बंद ऑर्गन पाइप की लंबाई अपने को क्वेश्चन में दी गई है 20/3। अब देखो सब समझदार आदमी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझदार बनो। अपन कहेंगे सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आएगा 40/3। 40/3 को सॉल्व करने जाएंगे तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे 8 आंसर तो नहीं होगा, 16 भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इन दो में से कोई एक होगा। तो इसको चेक करने के लिए डिवाइड कर दो। तो आप कह सकते हो, देखो ये देखिए 13 × 3 = 39 होते हैं। तो लगभग ये थोड़ा सा इसके आसपास ही डेटा है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मैं कह सकता हूँ ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो तरीका यही होता है कि ओपन पाइप के लिए आवर्तियाँ, सभी प्रकार की आवर्तियाँ अवेलेबल होती हैं। बंद के लिए विषम सनादी अपने पास होती है। फिर जो भी सिचुएशन दी हो उसको बड़ो प्यार से लिखिएगा और फिर इस तरीके के क्वेश्चन कर लें, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है किसी संवृत्त द्विभुज का प्रयोग किसी ऐसी कांच की नलिका में अनुनाद उत्पन्न करने के लिए किया गया है जिसमें वायुस्तंभ की लंबाई को परिवर्ती पिस्टन के द्वारा समायोजित किया जा सकता है। ये सारी की सारी लैंग्वेज आपको ये बताने के लिए कह रहा है कि अनुनाद नली प्रयोग है। आप जानते हैं कि अनुनाद नली प्रयोग में अपन पानी का लेवल धीरे धीरे कम करते जाते हैं, जिससे वायुस्तंभ का लेवल बढ़ता जाता है और फिर उसमें अपन अनुनाद नली प्रयोग को सक्सेसफुली अपन परफॉर्म कर देते हैं। चलिए अब देखिए इस केस में आपको क्या दे रखा है कि 27 डिग्री सेल्सियस कमरे के ताप पर स्तंभ की लंबाई 20 सेंटीमीटर प्राप्त होती है और आगे वाली लंबाई 73 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। यदि संवृत्त की द्विभुज की आवृत्ति आपके पास कितनी है, 320 हर्ट्ज है, तब आपको बताना है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर इसका वेग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में आप देखो क्या करोगे। इस एक्सपेरिमेंट में अपन जब डेरिवेशन करते हैं तो वायु में ध्वनि का वेग जो अपन फाइंड करते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड, उसका फॉर्मूला होता है 2F/L2 - L1। इसका डेरिवेशन अपन करते हैं। अब यहाँ पे अपन डेरिवेशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भाई 2 का 2 समझ में आता है, लेकिन F क्या है, तो F होती है द्विभुज की आवर्ती। F क्या होती है, द्विभुज की आवर्ती। इसको अच्छे से ध्यान रखें, यह होती है द्विभुज की आवर्ती यानी संवृत्त की आवर्ती। चलिए ये समझ में आता है। L1 क्या है, L1 होता है आपका प्रथम अनुनाद लंबाई। N1 क्या होता है, प्रथम अनुनाद लंबाई। तो फिर L2 क्या होता है, तो L2 होता है द्वितीय अनुनाद लंबाई।
L2 होता है द्वितीय अनुनाद लंबाई। जब भी फॉर्मूला ध्यान रखें तो कंप्लीट चीज़ें पता भी होनी चाहिए, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अपन कहते हैं कि अनुनाद नली प्रयोग में ध्वनि का वेग फाइंड करना है, तो फॉर्मूला होगा V बराबर 2F L2 माइनस L1। बोला F क्या, बोला द्विभुज की आवृत्ति, L1 क्या, तो बोला प्रथम अनुनाद लंबाई, तो बोला L2 क्या, द्वितीय अनुनाद लंबाई। इस जिसको बच्चे को पता होता है तो उसके लिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो उसने कहा कि VS का VS रख दूंगा, 2 का 2 रख दूंगा, F की जगह बता दो, F की जगह आप कहोगे 320 रख देंगे। L2 का मान बताओ भाई, तो आप कहोगे यहाँ पे किस में रखेंगे, आप कहोगे सेंटीमीटर में दिया है तो क्यों ना मीटर में रख दें, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो तो मीटर पर सेकंड में है, तो SI इकाई में आंसर है, तो अपना भी धर्म बनता है कि अपन भी SI में पुट करें। तो मैं कहूँगा यहाँ पे 73 सेंटीमीटर पुट नहीं करके 0.73 रखना चाहिए। समझ में आता है ना सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, कि 73 सेंटीमीटर है तो डिवाइड कर दो 100 से, ये डेटा किस में आएगा, मीटर में आएगा। समझदार हैं आप। माइनस अपन कहेंगे यहाँ पे 0.2। चलिए अब इसको सोल्व करेंगे तो VS का जो मान आएगा ना वो 339 यानी 339 मीटर पर सेकंड आएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब अपन बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में भी अपन ने देखा कि अनुनाद नली प्रयोग था, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और अपन ने इसका सहारा लिया। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में देखें, कह रहा है एक नलिका का एक सिरा बंद है। ये लैंग्वेज काफ़ी बार यूज होती है अपने, तो इसका मतलब है कि एक सिरा बंद है तो दूसरा सिरा खुला है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं इन दो लाइनों का मतलब है कि जो पाइप है ना वो बंद पाइप या बंद नली है, जैसा आपको सही लगे वैसा समझ लें। उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, इसके दो निकट सनादी स्वरों की आवृत्तियाँ क्रमशः 220 हर्ट्ज और 260 हैं, तो इस निकाय की मूल आवृत्ति कितनी होगी। आसान है क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखें कि बंद आवृत्ति है, तो मैं कहता हूँ कि बंद पाइप में सनादी आवृत्तियों का अनुपात। सब समझदार बच्चे हैं, अनुपात बताओ। तो आप कहोगे बंद पाइप में सनादी आवृत्तियों का अनुपात होता है विषम, तो 1, 3, 5, 7 और 9। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा पहले था, 1, 3, 5, 7, 9 और 11, यानी ये सारी की सारी विषम सनादियाँ इसमें प्राप्त होती हैं। क्या कोई भी समझदार आदमी कह सकता है इसको F लिखूँगा तो क्या इसको 3F लिखने में कोई हर्ज है क्या इसको 5F लिखने में किसी को प्रॉब्लम है क्या इसको 7F लिखते हैं, क्या इसको 9F लिखते हैं, लिख दो। अब देखिए इसने बोला है कि दो क्रमागत या दो पास पास वाली आवृत्तियाँ ये हैं, ये कोई सी भी हो सकती हैं भाई, ये 220 ये हो सकती है तो 260 ये हो सकती है, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि किन्हीं दो क्रमागत या दो पास पास वालियों का अंतर फाइंड करोगे तो भाई साहब हमेशा ही कितना आने वाला है, 2F। तो इसका आंसर 2F, तो इसका आंसर 2F, तो इसका आंसर भी 2F। तो सब समझदार बच्चों ने बताया कि इनकी दो क्रमागत सनादी आवृत्तियों का अंतर 2F होता है। तो क्यों न थोड़ा सा अपन जान सकते हैं कि क्रमागत आवृत्तियों का अंतर 2F है, तो 2F बराबर क्या लिखना चाहिए, तो इनका अंतर घटा दो, तो 260 में से 220 को घटा दो। तो सब समझदार थे कि 2F का 2F 260 में से 220 को घटाया तो सब जानते हैं 40 आएगा, तो F का मान आएगा 20। तो क्या F पूछा था, अपने को पूछा था इसकी मूल आवृत्ति, और मूल आवृत्ति का परिभाषा अपन जानते हैं कि वो आवृत्ति जो उस स्रोत की सबसे कम वाली वैल्यू हो तो उसको मूल आवृत्ति बोलते हैं। तो ये F देखो ध्यान से, ये आपकी मूल आवृत्ति है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया 20 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें भी बड़ा आसान था क्योंकि ये चीज़ें ध्यान रखेंगे तब लाइफ बड़ी सिंपल है। तो इस तरीके से अपन ने इसको करा। तो आगे वाले क्वेश्चन में बढ़िए और उसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन सभी आसान होते हैं बट आपको चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद देखें वापस चलते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कह रहा है कि एक सिरे पर बंद दूसरे सिरे पर खुला कोई वायु स्तंभ किसी सवृत्तर के साथ उस समय अनुनाद करता है जब वायु स्तंभ की कम से कम लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इन दो लैंग्वेज से मेरे को पता चलता है कि ये पाइप कौन सी है, बंद है, और बंद पाइप किसी सवृत्तर के साथ अनुनाद कर रही है। तो मैं कह सकता हूँ ये प्रयोग जो है वो अनुनाद नली प्रयोग है। देखिए समझदार बच्चा पहले ही समझ जाता है कि वही चीज़ें क्या है, तो अनुनाद नली प्रयोग है।
उसके बाद कह रहे हैं कि जब वायु स्तंभ की कम से कम लंबाई 50, जैसे अपन कहते हैं कि ये पाइप है भाई साहब ना, और इस पाइप में पहले पानी भरा होता है फुल, फिर पानी को धीरे धीरे कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जहाँ पे अनुनाद मिलता है तो सबसे पहले वाली जो पोजीशन या कंडीशंस होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, सब जानते हो तुम ना, तो इस तरीके से। उसके बाद ये जो अपने को दिया है वो 50 सेंटीमीटर पे प्राप्त हो रही है, तो बोल रहा है कि जो अगले वाला अनुनाद होगा वो कौन सी लंबाई पे होगा। तो अपन लेक्चर्स में पढ़ते हैं कि अनुनाद लंबाइयों का अनुपात, ये अपन पढ़ते हैं कि अनुनाद लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। तो सब समझदार कहते हैं कि अनुनाद लंबाइयों का अनुपात 1, 3, 5, 7, 9 होता है और 11, यानी ये विषम के तौर पे होते हैं। तुम समझदार हो, पहला आपको 50 सेंटीमीटर दे दिया, तो दूसरा कोई भी तो बता सकता है कि 50 को मल्टीप्लाई कर दो भाई 3 से, और फिर 50 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, और फिर 50 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से। क्या इस तरीके से चलता रहेगा? अपने को तो दूसरी पूछिए, यदि अपने को तीसरी पूछता तो भी अपन बता सकते थे और चौथी भी बता सकते थे, लेकिन अपने को दूसरी पूछिए तो अपन कहेंगे 50 × 3 यानी 150, यानी पहला 50 है तो दूसरा 150, तो तीसरा कौन सा 250, और चौथा कितना 350। क्या इस तरीके से बातें बन जाएंगी? बन जाएंगी। तो अपन कह सकते हैं इसका उत्तर तो होगा 150। ये भी बड़ा आसान था, चीज़ें ध्यान होंगी तो बड़े आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आगे बढ़ते हैं। तो उस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ने के बाद अपन वापस देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर इसमें देखें 7 में अपन कह सकते हैं कि द्रव्यमान m1 लंबाई l की कोई एक समान रस्सी किसी दृढ़ टेक से ऊर्ध्वाधर लटकी है। इस रस्सी के मुक्त सिरे से द्रव्यमान m2 का एक गुटका जुड़ा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद सिचुएशन बनाए तो अपन कह सकते हैं, देखो भाई इस तरीके से ये अपन ने बना ली एक छड़, ठीक है, यह रस्सी, ये रस्सी है, इसका द्रव्यमान कितना है? तुमने कहा m1, मैंने कहा लंबाई l, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। इसके मुक्त सिरा, ये देखिए ये दृढ़ सिरा है और ये इसका मुक्त सिरा है, और इस मुक्त सिरे पे क्या है? एक गुटका है। इस मुक्त सिरे पे एक गुटका है, चलो गुटका भी बना दो, तो ये गुटका है, यानी ये गुटका है जिसका द्रव्यमान कितना है? m2 है। चलिए m2 है। अब कह रहा है कि रस्सी के मुक्त सिरे पर कोई स्पंद, स्पंद क्या होती है? इस तरीके से अपन पल्स बनाते हैं ना भाई, ये पल्स, ये इस तरीके की स्पंद इस पे उत्पन्न की जाती है, यानी यहाँ पे उत्पन्न कर दी, और जिसका जो तरंग दैर्घ्य है यानी वेवलेंथ है वो λ1 है। यदि रस्सी के शीर्ष तक पहुँचने पर उस स्पंद की तरंग दैर्घ्य λ2 हो जाती है, यानी यहाँ पे बात करूँ तो λ2 हो रहा है, तब λ2/λ1 का अनुपात चाहिए, ये आपको बताना है। तो कई चीज़ें आपको इसमें गौर करने वाली हैं। पहली बात देखिए, यहाँ पे रस्सी का कुछ न कुछ द्रव्यमान है, तो रस्सी का द्रव्यमान होता है तो उस केस में रस्सी के सभी बिंदुओं पर तनाव समान नहीं होता। अपन जानते हैं कि द्रव्यमानहीन रस्सी के सभी बिंदुओं पर तनाव का मान एक समान होता है, लेकिन ये तो द्रव्यमान वाली है तो सभी बिंदुओं पर तनाव क्या होगा? अलग अलग होगा। तो अपन कह सकते हैं तनाव अलग अलग होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो भाई साहब देखो कि V = क्या होता है? √T/μ। अब तुम कह सकते हो कि T चेंज होगा तो V भी तो चेंज होगा। बोला V तो चेंज होगा बट अपने को तो लैम्डा की बात करनी है, तो क्यों ना समझदार हो V = f लिख लो। V = f लिखा =√T/μ लिखा। तुम कह सकते हो कि F तो भाई स्रोत का गुणधर्म होता है। F क्या होता है? F तो प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स होती है, स्रोत का गुणधर्म। तो तुम कहोगे कि जो पल्स प्रोड्यूस कर रहा है ना उस पर डिपेंड करेगा ये तो ये तो स्रोत का गुणधर्म हो गया, तो ये तो नियत हो गया। म्यू होती है रस्सी पे, तो रस्सी क्या है? एक समान है। एक समान बोल रखा है ना बेचारे ने साफ साफ शब्दों में, ये रहा एक समान। तो रस्सी एक समान होने की वजह से म्यू सेम हो गया, तो म्यू भी सेम हो गया। बातें बची लैम्डा और टी की, तो तुम समझदार हो कि लैम्डा समानुपाती √T होगा। और तुम ये लिखना अच्छे से जानते हो कि λ1/λ2 = √T1/T2। तुम समझदार हो कि λ1 तो λ1 ही है, बट अपने को तो फाइंड करना है λ2/λ1। क्वेश्चन की डिमांड ही ऐसी है। चलिए तो ऐसा करने के लिए मैं कहूँगा कि T2/T1। भाई ये T1 T2 क्या है? तो
तो अपन कहेंगे T1 जहाँ पे λ1 है वहाँ का तनाव। तो चलो भाई साहब बताओ कहाँ कहाँ पे। तो आप कहोगे, देखो आप कहोगे समझदारी से कि ये रहा मेरा ये वाला बिंदु और ये रहा मेरा ये वाला बिंदु, तो यहाँ पे भाई मेरा तनाव होगा T1, तो यहाँ पे तनाव होगा T2। अब अपनी जिम्मेवारी है कि T1 और T2 का मान लिख पाओ। T1 समझदारों बताएंगे कि T1 जो होगा वो केवल और केवल गुटके का कारण होगा। तो गुटके के कारण होगा तो मैं कह सकता हूँ T2 तो केवल और केवल M2 की वजह से होगा। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे M2G, क्योंकि इस गुटके का द्रव्यमान कितना है, M2 है। तो यहाँ पे जो T1 होगा वो M2G होगा। तो समझदारों ने लिखा T1 बराबर M2G। क्या तुम लिख सकते हो T2 का मान? तो T2 बताओ इस वाले बिंदु पे कौन कौन खींच रहा है इसको? तो इसको ये रस्सी भी खींच रही है नीचे और ये गुटका भी खींच रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस बिंदु पे तनाव इस भार के कारण भी होगा और इस भार के कारण भी होगा। तो अपन कह सकते हैं कि M1G की वजह से भी होगा और M2G की वजह से भी होगा, दोनों की वजह से होगा। तो अब देखते हैं कि अपन इसमें फाइंड करते हैं T1 और T2 का वैल्यू, जो अपन ने सक्सेसफुली कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब देखो इनका वैल्यू पुट कर देते हैं। थोड़ा समझदार बनेंगे तो कॉमन भी ले सकते हैं जी। तो M1 + M2 × G, मान रखने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। T2 का मान रख दो, T2 का मान रखो भाई समझदार हो। T2 होगा अपना M1 + M2 × G अपॉन T1 बताओ, T1 होगा M2G। G ने G को मार दिया और आंसर आ गया मेरा M1 + M2 अपॉन M2। तो ऐसा ऑप्शन मेरे को दे रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें अपन ने सीखा कि भाई यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, λ1 है। तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी, λ2, ये अपने से पूछा था। अपन ने कहा कि V = √T/μ होगा। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे ऊपर जाने पे तनाव बढ़ेगा तो उसकी वजह से चाल भी बढ़ेगी, तो उसकी वजह से लैम्डा भी बढ़ेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी स्रोत का गुणधर्म है, इस वजह से नियत रहेगा। ठीक है जी। तो कई सारी चीज़ें और भी अपन सीख चुके। चलिए इसी तरीके से अपन आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन में क्या है पहले पढ़ें अच्छे से। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 800 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाला कोई सायरन किसी प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर से एक चट्टान की ओर 15 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। ये चट्टान क्या होती है, चलिए इसको बना लेते हैं। अपन कहेंगे कि इस केस में अपन ये वाला कॉन्सेप्ट यानी किसी दीवार या किसी पहाड़ी से रिफ्लेक्शन वाले कॉन्सेप्ट का शॉर्टकट अपन जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अपन दर्पण वाले कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हैं। तो ये दर्पण वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसमें तुम समझदार हो कि अपन कहेंगे कि ध्वनि उत्पन्न करने वाला सायरन, ये सायरन है। ठीक है, ये वाला सायरन यहाँ पे होगा। ठीक है, ये सायरन हो गया। 800 हर्ट्ज आवृत्ति की उत्पन्न करने वाला कोई एक सायरन किसी प्रेक्षक से एक चट्टान की ओर 15 मीटर पर सेकंड की गतिमान है, ऐसे गतिमान है। ठीक है, तब उस ध्वनि की आवृत्ति जिसे चट्टान से परावर्तित ध्वनि के रूप में वह प्रेक्षक सुनता है क्या होगी, ये आपको बताना है। तो अपन कहेंगे देखिए इसकी इमेज जो बनेगी वो क्या ऐसे बनेगी, इमेज ऐसी बनेगी। तो इमेज ऐसी बनेगी तो इस डायग्राम में ये बिंब होगा, तो ये प्रतिबिंब होगा। यानी इसको मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है। लेकिन अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि स्रोत और श्रोता की बात करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो होगा वो ऑब्जर्वर की तरह काम करता है, तो ये सोर्स की तरह काम करता है। लेकिन क्वेश्चन में अपने को पूछा है कि उस प्रेक्षक को जो परावर्तित ध्वनि होगी वो क्या सुनाई देगी, वो आपको बताना है। तो देखिए अब ये क्या हो गया, सोर्स हो गया, और यहाँ पे जो कोई भी बालक खड़ा है वो क्या हो गया, श्रोता। इसके लिए बात नहीं कर रहा है। क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि कोई गाड़ी जा रही है पहाड़ी की तरफ, तब उस गाड़ी में बैठे ड्राइवर या सवारी को कैसी आवृत्ति सुनाई देगी, उसमें अलग कॉन्सेप्ट होता है। बट इसमें क्वेश्चन वाले ने कहा है कि एक बच्चा खड़ा है या कोई प्रेक्षक खड़ा है, उसको कौन सा सुनाई देगा। तो अब मैं कह सकता हूँ कि जैसे ये इस तरफ जितनी चाल से चलेगा, तो अपन जानते हैं कि बिंब जितनी चाल से चलता है प्रतिबिंब भी उसी चाल से उसके विपरीत चलता है। तो अब अपन कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वर क्या है, बच्चा है। ऑब्जर्वर बच्चा है तो ये प्रेक्षक हो गया, तो ये रेस्ट में हो गया। अब कह सकते हैं कि इस वाले कॉन्सेप्ट से जो ये था सोर्स, वो सोर्स क्या हो रहा है, इसके पास आ रहा है, यानी सोर्स इसके पास आ रहा है। इस वाले में फॉर्मूला अप्लाई कर दो।
तो एफ डैश इक्वल्स टू वी अपॉन वी, और यहाँ पे तुम जानते हो वी ओ होता है, यहाँ पे वी एस होता है, इंटू एफ होता है। अब यहाँ पे अपन कहते हैं कि प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, यहाँ पे प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। अब तुम समझदारी से बताओ कि यहाँ पे अपन साइन कैसे डिसाइड करें। तुम कह सकते हो सबसे पहले तो वी ओ विराम में है तो जीरो रख दो, जीरो रख दिया। तो एफ डैश अपन फाइंड करने गए तो वी को तो वी रखेंगे, अब जीरो का प्लस माइनस का कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि जीरो ही हो गया वो तो। वी का वी रखेंगे, यहाँ पे बताओ प्लस रखूँ या माइनस। तो आप कह रहे हो कि इसमें पास आ रहा है, तो पास आता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और बढ़ाने के लिए नीचे की साइड माइनस लेंगे, तो आपने कहा माइनस ले लो, ठीक है, ये ले लिया एफ। अब इसकी कैलकुलेशन कर दो, ये क्या होता है ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल भाई दे रखी है क्वेश्चन में 330, तो 330 अपॉन 330 माइनस वी एस बता दो। वी एस देखो कितने से चल रहा है, 15 मीटर पर सेकंड से, तो अपन कहोगे 15 मीटर पर सेकंड इनटू क्या होगा 800। अपन कहेंगे सॉल्व करेंगे तो 330 डिवाइड बाई 315 इंटू 800। अब तुम कह सकते हो कि इस केस में एफ डैश का जो कैलकुलेशन करने के बाद मान आएगा वो आएगा 338 हर्ट्ज। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें देखिए डॉपलर का क्वेश्चन है, उसके बाद डॉपलर ये दिया आपको, ये थोड़ा कम समझ में आता है तो डॉपलर में आप जाके रिफ्लेक्शन मेथड को देखें, उस रिफ्लेक्शन मेथड में मिरर वाला मेथड आप देखें। मिरर वाले मेथड देखने के बाद यहाँ पे देखिए इसके लिए नहीं पूछा है, इसके लिए पूछा है, तो इस वजह से ऐसा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तुम्हारे ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। चलिए, डॉपलर इफेक्ट से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको डॉपलर भी अच्छे से पढ़ना है और तरंग का पहले वाला भाग भी अच्छे से पढ़ना है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो पता लगा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि एक जो डोरी है, क्या कह रहा है, एक डोरी है, दो स्थिर बिंदुओं के बीच खींचिए। ठीक है, समझ में आता है। इन बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 75 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। इस डोरी की दो अनुनाद आवृत्तियाँ भाई 420 और 315 हर्ट्ज है। इन दोनों के बीच कोई अन्य अनुनाद आवृत्ति नहीं है, तो इस डोरी के लिए न्यूनतम अनुनाद आवृत्ति क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले डोरी की बात हो रही है, तो ये वाला अपन ने क्लास नोट्स में करते हैं कि दोनों सिरों पे बंधी हुई डोरियों में मूलभूत जो आवृत्ति प्रोड्यूस हो सकती है, क्या वो इस तरीके से हो सकती है। तुम जानते हो कि फिक्स सिरों पे नोड बनना तय होता है, तो अपन ने यहाँ पे नोड बनाया, यहाँ पे नोड बनाया, और दो नोड के बीच में एक एंटी नोड आना तय होता है। क्या इसी कंडीशन के लिए अपन दूसरी जो कंडीशन है, ये दूसरी जो पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, वो क्या ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे एक लूप है तो दूसरे में कह सकते हैं दो लूप है, यानी एक नोड अपन ने दे दिया। जब इस तरीके से अपन इनको सॉल्व करते हैं तो मैं कहता हूँ कि रस्सी दोनों सिरों पर बंधी हो, यानी अपन बात करें रस्सी जो दोनों सिरों पर बंधी हैं में सनादि, या अपन कह सकते हैं उनको प्राकृतिक आवृत्तियों का अनुपात। ये तुम सब जानते हो कि दोनों सिरों पे जो रस्सी बंधी होती है उसमें जो सनादि आवृत्ति प्राप्त होती है उसमें सभी सनादि आवृत्तियाँ प्राप्त होती हैं, यानी सम और विषम दोनों। तो उनका अनुपात होता है 1:2:3:4:5। अब तुम कह सकते हो ये f होगा तो ये 2f होगा, तो ये 3f होगा, तो ये 4f होगा। ऐसा क्वेश्चन अपन ने बंद पाइप के केस में किया था, तो उसमें अपन ने देखा था 1 3 5 7 प्राप्त होती हैं, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 प्राप्त होती हैं। ये बड़ी समझदारी से अपन ने बताया। अपन कह सकते हैं कि दो क्रमागत आवृत्ति हैं, तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन सभी का अंतर तो क्या है, f है। तो अपन कहेंगे कि क्रमागत आवृत्तियों का अंतर f आता है, तो आप कह सकते हैं कि f का मान इन दोनों का अंतर होगा, तो बड़ी में से छोटी को घटा दो, तो आपका f जो आया वो आया 105। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है न्यूनतम यानी मूलभूत, तो न्यूनतम और मूलभूत तो यही है, तो इस केस में आंसर आ जाएगा 105। अच्छा क्वेश्चन डिज़ाइन करना हो ना इसको, तो वो पूछ सकता है भाई न्यूनतम क्यों बताओ, तृतीय सनादि बताओ, या फिर द्वितीय अधिस्वरक बताओ। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा ना, तब आपको मूलभूत फाइंड करनी पड़ेगी, यानी 105 फाइंड करने के बाद फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपना हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा अपन ने पहले करा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि देखिए कि 100 हर्ट्ज आवृत्ति की, ये भी डॉपलर का क्वेश्चन है ना, 100 हर्ट्ज इस स्रोत की क्या है, आवृत्ति है। ध्वनि उत्पन्न करता हुआ एक ध्वनि स्रोत, यानी ये स्रोत है, भाई देख लो इसको ध्यान से,
एक प्रेक्षक जो कुछ दूरी पर स्थित है मतलब यानी स्थिर है, यानी विराम में है, तुम जानते हो। ध्वनि स्रोत इतने चाल से चल रहा है, यानी इसकी चाल दे रखी है 19.4 मीटर पर सेकंड। इसके चलने की दिशा स्रोत और प्रेक्षक की स्थितियों को मिलाने वाली सरल रेखा से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे कोण भी दिया है 60 डिग्री का, ठीक है। यदि प्रेक्षक अपनी स्थिति पर ही रुका यानी स्थिर ही रहता है, ठीक है, तो प्रेक्षक के द्वारा सुनी गई ध्वनि की आभासी आवृत्ति का मतलब होता है एफ डैश क्या होगी यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक स्रोत है, एक श्रोता है। श्रोता स्थिर है, लेकिन स्रोत ऐसे नहीं चलता, इस वाली लाइन से यानी इनको मिलाने वाली रेखा से 60 डिग्री के कोण पे चलता है और उसका चाल इतना दे रखा है। तब अपने को बताना है कि इस केस में इसका एफ डैश का आंसर क्या होगा। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अपन कहेंगे भाई एफ डैश इक्वल्स टू, एक ही तो फॉर्मूला जानते हैं डॉपलर में, V अपॉन V प्लस माइनस VO प्लस माइनस VS इंटू एफ। फॉर्मूला ध्यान रखें। अब चलिए इस फॉर्मूले में क्या क्या जीरो होगा, क्या क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी या किसके साइन लेने पड़ेंगे उसको देख लो ध्यान से। तुम कहोगे VO स्थिर है तो वैल्यू जीरो होगी तो साइन भी चलेगा। तुम कह सकते हो कि VS कौन सा होगा, अपन कहेंगे इसमें स्रोत के वेग का वो घटक जो उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हो। ये बात आपको समझवानी चाहिए कि भाई वेग का वो घटक लेते हैं, स्रोत के वेग का वो घटक, या इसका भी ले सकते हैं, लेकिन ये चल ही नहीं रहा तो घटक कहाँ चलेंगे। तो अपन कहेंगे इसके वेग का वो घटक लेंगे जो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है। तो ये वाला घटक अपन जानते हैं कि ये इसकी चाल 19.4 है, तो 19.4 इंटू cos 60 यानी अपन कह सकते हैं 19.4 इंटू 1/2। अब इसका हाफ करिए, तो हाफ करने जाएंगे तो अपन कह सकते हैं इसका जो वैल्यू हाफ अपन करेंगे तो डिवाइड कर दो भाई। डिवाइड करोगे तो कितना होगा 9 पॉइंट अपन कह सकते हैं 7। ये इसका आंसर आया। तो ये आया अपना इधर की तरफ। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो एफ डैश फाइंड करने का था। V बोलो कितना होगा, तो V आपका हो गया 330 है। चलिए यहाँ पे VO का कोई दिक्कत ही नहीं था, 330 प्लस लिखूँ या माइनस, तो आपका हो गया भाई पास आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, पास आ रहा है, तो पास आ रहा है तो आवृत्ति बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी तो यहाँ पे माइनस लगाना बनता है। तो 9.7 इंटू क्या होगा, आप कहोगे एफ का वैल्यू बताओ 100 हर्ट्ज। अब तुम समझदार हो, यहाँ पे 330 है, यहाँ पे 330 से छोटी क्वांटिटी है तो आंसर तो 100 से बड़ा आएगा, और 100 से बड़ा आएगा तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये तो ये आएगा, ये फिर ये आएगा। लेकिन थोड़ा सा ही फर्क है, तो जब कैलकुलेशन करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी अपन डॉपलर का एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रैफिक जैम के कारण एक मोटरसाइकिल चालक अपनी चाल कम करते हुए 36 किलोमीटर प्रति घंटे कर देता है। चलिए ये समझ में आता है कि बाइक वाले की जो चाल है ना भाई, वो कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर है, जिसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ट्रैफिक कम होने पर उसके आगे 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती हुई कार है, और उस कार का जो सायरन है यानी हॉर्न है, वो उसका जो आवृत्ति है वो 1392 हर्ट्ज है। यदि ध्वनि की चाल इतनी है तो मोटरसाइकिल चालक को इस हॉर्न की आवृत्ति क्या सुनाई देगी। सबसे पहले समझदार आदमी इसका डायग्राम बनाएगा। तो डायग्राम बनाया ये वाला, तो कार आगे है तो बाइक पीछे, ये पता होना चाहिए। तो आप कहोगे ये बाइक वाले भैया हैं, ये कार वाले हैं। तो इसमें बाइक कैसे जा रही है, बाइक ऐसे जा रही है और कार ऐसे जा रही है। ठीक है, कितने से जा रही है, तुम कहोगे 36 से बाइक जा रही है, तो 36 तो नहीं लिखेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। मीटर पर सेकंड में आता है, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो। तुम कहोगे 10 मीटर पर सेकंड आएगा। बोला इसको भी चेंज कर दो, तो ये कितना है 18 को मल्टीप्लाई करो 5/18 से, तो तुम कहोगे 18 ने 18 को मार दिया, 5 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, अब चलो, अब ये चीज़ें पता हो जाने के बाद अपन कहेंगे कि स्रोत तो कौन है, ये है। बोला ऑब्जर्वर कौन है, बोला ये है। फॉर्मूला लगाओ, तो फॉर्मूला लगाने गए तो एफ डैश इक्वल्स टू V अपॉन V प्लस माइनस VO अपॉन प्लस माइनस VS इंटू एफ। सही है। चलो
अब कहेंगे कुछ साइन वाइन डिसाइड करते हैं, तो अपन कहेंगे ये कौन सा केस है, ये ओवरटेकिंग वाला केस है, यानी ये बाइक वाला इसको ओवरटेक करेगा। और उस केस में बताया जाता है कि सिंबल किस तरीके से डिसाइड करते हैं। तो सिंबल एक बार अपन और देख लेते हैं कि किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं। तो अपन कहते हैं कि जिसका साइन डिसाइड करना हो उसको चलाएं, दूसरे को रोक दें। जिसका साइन डिसाइड करना हो उसको चलाएं, दूसरे को रोक दें। तो मैं कहूँगा इसमें सबसे पहले वीओ का साइन डिसाइड करेंगे। तो वीओ का साइन डिसाइड करेंगे तो एक बार और लिख देता हूँ, एफ डैश इक्वल्स टू वी, और वी में तो किसी को दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा वो बात काम की है। तो अपन कहेंगे कि इस केस में इसको मैंने रोक दिया। देखिए इसको मैंने रोक दिया, रोकने के बाद ये इसके पास आएगा तो आवृत्ति बढ़ेगी तो अपन कह सकते हैं प्लस आएगा और वी आएगा। ठीक है, समझदार हो। अब देखो कार का साइन यानी सोर्स का साइन डिसाइड करना है, तो सोर्स को चलाओ दूसरे को रोक दो, तो दूसरे को रोक दिया बाइक वाले को रोक दिया, तो कार वाला दूर जा रहा है, तो तुम कह सकते हो कि इस केस में जो आवृत्ति होगी घटेगी, और घटाने के लिए नीचे अपने को प्लस लिखना पड़ता है, तो प्लस का वी एस इंटू एफ। और यदि आपको डायरेक्ट ही ओवरटेकिंग वाला केस याद है जिसमें प्लस प्लस आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने तरीका क्या बताया कि साइन डिसाइड करने के लिए आप क्या करते हैं कि जिसका साइन डिसाइड करना हो उसको चलाएं, दूसरे को रोकते हैं, फिर देखें कि आवृत्ति बढ़ रही है घट रही है। तो आवृत्ति बढ़ने और घटने का कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन के अलावा। तुम समझदार हो। v का वैल्यू बताओ। तो v का वैल्यू यहाँ पे अपन कह सकते हैं क्या दिया है, ध्वनि की चाल दी है 343। ठीक है, vo बता दो। vo होगा आपका 10 अपॉन इसकी जगह क्या रखेंगे, तो आप कहोगे इसकी जगह रखेंगे 343 और यहाँ पे रखेंगे 5, और यहाँ पे आवृत्ति की जगह आप रखोगे 1392। ठीक है, 1392। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं यह आएगा 353 डिवाइड बाय, यहाँ पे आएगा आपका प्लस होने की वजह से 348 इंटू 1392। अब ये आ गया, इसको सोल्व करना है। तो मैं कह सकता हूँ देखो ये 1392 से बड़ा आएगा तो ये तो नहीं आएगा, और ये आपका ये भी नहीं आएगा, तो इन दो में से एक आंसर आएगा, लेकिन बहुत कम सा फर्क पड़ रहा है इनके बीच में। तो ये वाला आंसर अपन सही करें, कैलकुलेशन करके भी आप इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, तो ये भी एक डॉपलर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, और ओवरटेकिंग वाला अपना ये केस था। तो ओवरटेकिंग के केस को किस तरीके से हैंडल करते हैं ये चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यदि वायु में ध्वनि का वेग 340 मीटर पर सेकेंड है, तो 1250 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले 85 सेंटीमीटर लंबे एक सिरे पर बंद नलिका में वायु स्तंभ के संभव प्राकृतिक दोलनों की संख्या क्या होगी। भाई साहब मैंने जल्दी पढ़ दिया, अब तुम समझते हैं। सबसे पहले देखो सिंपल से बच्चे हैं अपन और समझेंगे, तो ध्वनि का वेग निकालें वी तो 340 मीटर पर सेकेंड, क्यों ना, सही बोल रहे हैं 340 मीटर पर सेकेंड। अब देखो अपने को लेंथ क्या दी है, तो लेंथ दी है L इक्वल्स टू 85 सेंटीमीटर, और समझदार आदमी कहेगा भाई मैं 0.85 मीटर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सिरे पर बंद नलिका, अरे भैया एक सिरे पर बंद नलिका है तो ये बंद नलिका ही होगी। तो इस बंद नलिका का फ़ायदा ये मिला कि फॉर्मूला पता चल जाता है V/4L वाला लगेगा। तो इसमें कह रहा है कि संभव प्राकृतिक दोलनों की संख्या कितनी होगी। तो इसको करने का एक अपना एक अलग तरीका होता है, कैसे करेंगे उसको सीखते हैं। आइए सीखें। अपन कहेंगे कि सबसे पहले मूलभूत या न्यूनतम आवृत्ति फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं मूलभूत आवृत्ति। बताओ अब तुम कि मूलभूत आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होगा बंद पाइप में। तो तुम कह सकते हो कि मूलभूत आवृत्ति सबसे कम वाली, तो उसका फॉर्मूला होता है V/4L। तो V बता दो फिर। तो V आप देखो यहाँ पे 340 है, सबको दिखा 340, 4 का 4। L का वैल्यू बताओ भाई। L का वैल्यू 0.85। जब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे 340 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4 × 5 20 हो गया, और फिर यहाँ पे 8 चौक 32, तो ये वापस से 3.4 हो गया। तो ये 3.4 डिवाइड मारो तो आप कहोगे 100 हर्ट्ज आएगा। तो भैया मूलभूत आवृत्ति आएगी 100 हर्ट्ज। अब तुम जानते हो कि बंद पाइप है, कौन सी पाइप है, बंद पाइप, और बंद पाइप में जो सनादी आवृत्ति होती है ना वो कौन सी होती है, सनादी आवृत्तियाँ या सनादी आवृत्तियों का अनुपात बता दो। तो ये तो अपन ने बहुत अच्छे से देखा है, अनुनाद नली में देख लिया और बंद पाइप में देख लिया। तो उनका जो अनुपात होता है वो होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। अब देखो
तुम कह सकते हो ये वाला वैल्यू 100 होता तो ये वाला वैल्यू 300 होता, तो ये वाला वैल्यू फिर 500 होता। ये 500 कैसे हो गया भाई? अरे 100 को मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसको अपन बात करें कि 100 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से, तो 700 होगा। इसको कितने से? 100 × 9 900, इसको फिर 1100, इसको फिर 1300। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि भाई 1250 ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो ये 1300 ऊपर चला गया, तो ये पॉसिबल नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। तो कितनी होंगी फिर? गिन लो, 1 2 3 4 5 और 6। तो अपन कह सकते हैं इसमें 6 सनादी आवर्तियाँ पॉसिबल होंगी। क्वेश्चन करने का ढंग सुने। अपने को क्या है? वी दिया है, अपने को एल दिया है, उसकी सहायता से अपने मूलभूत आवर्ती फाइंड करी। मूलभूत आवर्ती फाइंड करने के बाद अपने को कह रहा है कि इसमें कितने पॉसिबल हो सकते हैं दोलन। तो अपन ने देखा कि मूलभूत आवर्ती का 1 3 5 7 9 और 11 और 13 और 15 गुणा ही तो होंगे। तो अपन कह सकते हैं 12.5 से नीचे नीचे गिन लो कितने होंगे। तो 12.5 से नीचे नीचे अपन ने गिनी तो अपने को मिली 6 आवर्ती, और 6 आवर्ती मिली तो अपना आंसर आ गया 6, यानी टिक कर दो ऑप्शन नंबर 4। चलिए, आसान क्वेश्चन था। अब अपन आगे बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि किसी रस्सी को 3 खंडों यानी 3 भागों में विभाजित करने पर उन खंडों की मूल आवर्तियाँ n1 n2 n3 हों। यानी भाई एक रस्सी है, क्या है? एक रस्सी है, ये रही रस्सी। इसके कितने भाग कर दिए? 1 भाग, 2 भाग, तो फिर तीसरा तो अपने आप हो गया। तो इनकी जो 3 भाग है ना, इनकी जो आवर्तियों का अनुपात है, तो इसमें n1 है, तो इसमें n2 है, इसमें n है, संपूर्ण का n है और संपूर्ण की लंबाई l है। तब अपने को बताना है कि n1 n2 n3 में संबंध क्या होगा। तो इसकी लंबाई मान लेते हैं l1 है, इसकी लंबाई l2 है और इसकी लंबाई l3 है, l3। अब अपने को क्या बताना है कि ओनली n1 n2 n3 में संबंध बताना है, यानी इसके आवर्तियों में संबंध बताना है। कैसे बताएंगे? तुम कह सकते हो एक रस्सी है, तो रस्सी में जो आवर्ती होती है और मूलभूत आवर्ती का फॉर्मूला तुम सब जानते हो कि 1/2L√T/μ होगा। अब समझदारों बताओ कि इसमें डिपेंडेंसी कैसे आएगी। तो तुम समझदार बनते हुए तुमने कहा, क्या कहा? तुमने कहा कि भाई तनाव सेम होगा। क्यों सेम होगा? बोला रस्सी ऐसे खींची हुई है, रस्सी का कोई द्रव्यमान नहीं मान रहे, तो सभी जगह तनाव सेम होगा। म्यू, बोला रस्सी खुद एक समान होगी और एक समान रस्सी के लिए अपन कह सकते हैं म्यू सेम होगा। तो ये सेम भाई लोगों। अब बताओ क्या अपन कह सकते हैं कि एफ व्युत्क्रमानुपाती हो गया एल के। और तुम थोड़े और समझदार बनो तो अपन कह सकते हैं कि इसको ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है क्या? एल को इधर ले आओ, तो एफ इंटू एल बराबर नियत, और नियत का मान ले लेते हैं कोई सी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में एफ को आवर्ती बोला है, लेकिन सिंबल एन लिया है, तो मैं भी समझदारी से कह सकता हूँ कि इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सुन लो। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि n इंटू एल क्या है? कांस्टेंट है। तो कोई भी समझदार आदमी लिख सकता है कि 3 भागों के लिए उसको लिखना है, तो वो कह सकता है कि n1 l1 बराबर n2 l2 बराबर n3 l3 बराबर n इंटू एल और बराबर सी। ये संबंध आ गया। ये कैसे लिख देते हो भाई, समझाओ तो सही। अरे अपन कहते हैं देखो यहाँ पे कि किसी 2 राशियों का गुणनफल कई तरीके होते हैं सेम होने के। जैसे 18 हो, तो 18 कैसे हो सकता है? 18 इंटू 1 भी हो सकता है, 6 इंटू 3 भी हो सकता है, या 3 इंटू 6 भी हो सकता है, या 9 इंटू 2 भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग होने के बावजूद भी इनका गुणनफल हमेशा सेम होता है। तो यही कॉन्सेप्ट अपन ने यूज करा कि इसमें कंडीशन है कि इनका गुणनफल नियत है। तो मैं कह सकता हूँ इसका गुणनफल, इसका गुणनफल, इसका गुणनफल और सबका गुणनफल बराबर है, जो इस गुणनफल के बराबर भी होगा। समझ रहे हो तुम? चलो अब देखो, ये रिलेशन तो फाइंड कर लिया, बट इसका करें क्या, क्या काम आएगा अपने? तो तुम जानते हो समझदार हो कि इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि टोटल लेंथ होगी उसका मान क्या? L1 प्लस L2 प्लस L3 के योग के बराबर होगा। तुमने कहा हाँ, यहाँ पे समझ में आता है। सबसे पहले किसको रिप्लेस मारो? इस L को, क्योंकि आंसर में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। तुम कह सकते हो यहाँ से समझदार बनो और ये रिलेशन उठाओ। इस रिलेशन से L का वैल्यू C/n लिखने में क्या हर्ज है? तो तुम कह सकते हो इसका वैल्यू C/n। तो बोला इसका वैल्यू बताओ, तो इसको इधर लिख लेते हैं अपन। तो L का वैल्यू बताओ भाई, तो C/n। L1 का वैल्यू बताओ, तो तुम कहोगे C/n1 प्लस C/n2 प्लस C/n3। ऐसे ही है ना? कहाँ से आ रहे हैं? वैल्यू बता देते हैं। L1 का मान देखो, L1 ये है, तो C यहाँ पे था, C/n1 हो गया। L2 यहाँ पे है, तो C/n2 हो गया। C ने C को मार दिया, तो क्या आंसर आ गया अपना
1/n इक्वल्स टू 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3। समझदारी से आंसर फाइंड किया और इस तरीके से अपना आंसर आ गया फर्स्ट। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अपन ने कहा कि एक रस्सी थी, उसके 3 भाग कर दिए, उसकी आवृत्तियाँ होगी n1 n2 n3। उसके बाद अपन ने कहा कि कंप्लीट लेंथ l है तो उसकी आवृत्ति कितनी है, n है। समझ में आ रहा है। उसके बाद अपन ने ये रिलेशन यानी यूज किया और ये रिलेशन यूज करने के बाद अपन ने इसका डेरिवेशन कर दिया। तो एक तरीके से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो नीट ने कभी पूछा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन भी अभी अपन कर सकते हैं, सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया भी है। एक क्वेश्चन और आ गया तो उसको भी कर लेते हैं। कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को धैर्य के साथ पढ़ते रहें और बड़े प्यार से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर धैर्य दिखाएंगे। तो अज्ञात आवृत्ति का एक स्रोत 250 हर्ट्ज आवृत्ति के किसी अन्य स्रोत के साथ प्रति सेकंड 4 विस्पंद उत्पन्न करता है। तो इसमें एक तो क्या है, ज्ञात है, और एक है अज्ञात है। ठीक है, ज्ञात का आंसर है 250। ये अज्ञात के साथ कितने विस्पंद देता है, 4 बीट्स प्रति सेकंड, यानी 4 विस्पंद प्रति सेकंड देता है। तो इसके पॉसिबल आंसर होंगे 250 प्लस माइनस के 4, यानी इसका उत्तर हो सकता है 254, इसका उत्तर हो सकता है 246। ये बात आपको समझ आए। और ऐसे दोनों ऑप्शन, ये रहा एक और एक रहा, टिक तो इन्हीं में से करेंगे। तो अपने अभी तक जो उत्तर आए वो 2 आ गए, एक तो आ गया 254 और एक आ गया 246। अब इनमें से किसको टिक करना है, ये मेथड मैंने बताया था। अब इसका वेरिफिकेशन यानी इसकी जांच की जाएगी कि 254 सही है या 246। तो अगली कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर देगा ना, वही इसका आंसर होगा। तो कह रहा है कि अज्ञात आवृत्ति का दूसरा सनादी, अरे अज्ञात आवृत्ति का दूसरा सनादी यानी हार्मोनिक, इंग्लिश भी लिख के दिए। कह रहा है कि 513 हर्ट्ज आवृत्ति के साथ 5 विस्पंद उत्पन्न करता है, यानी यहाँ पे कोई 513 का सोर्स लेना और इसका द्वितीय सनादी का मतलब बताओ। तुम कहोगे मूलभूत सनादी होती है ना, उसका 2 से गुणा करना द्वितीय सनादी। तो मैं कहूँगा कि 254 को मैं 2 से गुणा करता हूँ, 254 को 2 से गुणा करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 508। चलो ये तो निपटा। इसी तरीके से 246 को गुणा कर दिया 2 से। ये 2 से क्यों कर रहा है, दूसरा सनादी है इस वजह से। तो यहाँ से करते हैं तो अपना आंसर बताओ भाई, इसमें आएगा 492। क्या ऐसा ही आएगा 492। अब जिसके साथ कितने विस्पंद मिले, 5 विस्पंद मिले, वही मेरा करेक्ट आंसर हो सकता है उस वाले रेंज का। तो मैं कहूँगा कि इसके साथ 5 विस्पंद प्राप्त हो रहे हैं। 18 और 13 में अंतर 5 होता है, बट इसके साथ देखो ये 8 और 13 तो 21 हो गए। तो 21 तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, 5 दिए। तो ये आंसर मत कर देना कि 508 वाला, वैसे ऑप्शन में ही नहीं दिया है, लेकिन फिर भी अपन कहेंगे कि ये आंसर नहीं होगा। तो ये आंसर होगा, यानी 254 वाला मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो समझदारी से तुमने इसको टिक कर दिया। ये भी अच्छा क्वेश्चन था कि पहले 2 आंसर में पहुंच जाते हैं और फिर उसको वेरीफाई करने के लिए आगे वाली कंडीशन को बड़े प्यार से पढ़ते हैं और फिर अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उसमें देखें, कह रहा है कि दोनों सिरों पर खुले पाइप में, क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से, कि दोनों सिरों पर खुले पाइप में कंपनों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। दोनों सिरों पर खुले पाइप में कंपनों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस केस में कह रहा है कि मूल आवृत्ति के विषम सनादी उत्पन्न होंगे और मूल आवृत्ति के सभी सनादी उत्पन्न होंगे। दोनों सिरों पर दाब परिवर्तन अधिकतम होगा, खुले सिरों पर प्रस्पंद होंगे। इस केस में करने के लिए क्या करते हैं, पहले देखो कि दोनों सिरों पर खुला है तो उसका ये वाला सीन होगा, यानी जो पाइप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये पाइप कुछ इस तरीके से होगा। अब कह रहा है कि इस खुले पाइप में, सबसे पहले मैं पॉइंट लिख देता हूँ कि खुला पाइप है ना, उस पाइप में सनादी जो आवृत्ति हैं उनका जो अनुपात होता है वो अपन जानते हैं कि खुले पाइप में सभी प्रकार की आवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, तभी तो जो खुली बांसुरी होती है वो ज़्यादा मधुर होती है। तो इस वजह से कह सकते हैं इसमें 2, 3, 4, 5 सभी प्रकार की आवृत्तियाँ होंगी, यानी सम भी होंगे और विषम भी होंगी। चलो इससे 2 स्टेटमेंट हो जाएंगे। अब उसके बाद देखो कि विस्थापन, एक तो विस्थापन डायग्राम होता है और एक होता है दाब डायग्राम।
तो विस्थापन के केस में अपन जब बनाते हैं ना खुले पाइप के केस में, तो वो कण के विस्थापन देखते हैं और अपन कह सकते हैं कि खुले सिरे पे एंटीनोड बनते हैं, यानी अपन कह सकते हैं खुले सिरे पर अपन कह सकते हैं कि प्रस्पंद बनते हैं, और बंद सिरे पर अपन कहते हैं कि नोड बनते हैं यानी निस्पंद बनते हैं। तो अपन इस केस में कह सकते हैं खुला सिरा तो ये, तो यहाँ पे प्रस्पंद, यहाँ पे प्रस्पंद, तो यहाँ पे भी प्रस्पंद और यहाँ पे भी प्रस्पंद, क्योंकि खुला सिरा ये। और अपन कह सकते हैं कि विस्थापन और दाब में क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है कि जहाँ पे इसका एंटीनोड बनेगा ना, तो उसके केस में यहाँ पे नोड बनने वाला है, और यहाँ पे नोड बनता है तो उस केस में यहाँ पे एंटीनोड बनता है। उल्टा होता है कि जहाँ पे विस्थापन का नोड हो वहाँ पे दाब का एंटीनोड होता है, और जहाँ पे विस्थापन का एंटीनोड हो वहाँ पे दाब का नोड होता है। तो दाब के लिए जब डायग्राम बनाते हैं ना, तो दाब के केस में जो डायग्राम होगा ये वाला, वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है भाई साहब, ये वाला। एक बार ढंग से बना लेते हैं इसको, थोड़ा सा देखिए, इसको अपन बनाने गए तो अपन कह सकते हैं इसके केस में यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड, और कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को, सारे क्वेश्चन सही हो जाए। मूल आवर्ती के विषम सनादि उत्पन्न होते हैं। मूल आवर्ती के विषम सनादि, इस स्टेटमेंट को गलत अपन सही नहीं पूछा है, अपने को गलत स्टेटमेंट पूछे हैं, तो अपन कह सकते हैं मूल आवर्ती के विषम सनादि उत्पन्न होते हैं। हाँ, सम भी होते हैं, विषम। यहाँ पे ऐसे होता है ना कि मूल आवर्ती के केवल विषम सनादि उत्पन्न होते हैं, तब ये स्टेटमेंट क्या होता है, रोंग होता है। लेकिन इसने कहा विषम प्राप्त होते हैं, तो प्राप्त होते ही, तो ये गलत नहीं है, ये सही है। मूल आवर्ती के सभी सनादि उत्पन्न होते हैं। हाँ, सम भी होते हैं और विषम भी होते हैं, सभी होते हैं। दोनों सिरों पर दाब परिवर्तन अधिकतम होता है। भैया दाब परिवर्तन देखो यहाँ पे, नोड का मतलब दाब परिवर्तन जीरो, दाब परिवर्तन जीरो, तो मैं कह सकता हूँ दाब परिवर्तन अधिकतम नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, न्यूनतम होता तो सही होता, तो ये स्टेटमेंट गलत होता है। खुले सिरों पर प्रस्पंद होंगे, जब कुछ नहीं दिया होता विस्थापन के मानते हैं अपन, तो अपन कहेंगे इस पे और इस पे प्रस्पंद बन रहे हैं, तो ये सही होगा। तो गलत स्टेटमेंट होगा ऑप्शन नंबर 3, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जिसमें अपने को पूरा नॉलेज होना चाहिए, तो इसको अपन इस तरीके से हैंडल कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो ध्यान से, फिर अपने समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि किसी स्थिर वस्तु की ओर 220 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 1000 हर्ट्ज आवृत्ति उत्पन्न करती है। ठीक है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। इस ध्वनि का कुछ भाग उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस आ जाता है। ट्रेन के ड्राइवर के द्वारा प्राप्त इस प्रतिध्वनि की आवृत्ति क्या होगी। ये वापस वही है कि कोई ऐसे पहाड़ी होगी या कोई इसके आगे दीवार होगी, उस दीवार से टकरा के आ रही होगी, और टकरा के आने वाली आवृत्ति क्या होगी वो आपको बतानी है। तो इस केस में अपन जानते हैं कि जो मेथड अपन यूज़ करते हैं वो मिरर मेथड यूज़ करते हैं, यानी डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लेते हैं। अपन कहेंगे मिरर मेथड के केस में कुछ कहानी इस तरीके से होगी कि जो भी ट्रेन है वो ट्रेन इस तरीके से जा रही होगी इस दीवार के पास, तो ये ट्रेन ऐसे जा रही है जिस पे कोई भी ऐसे स्रोत है। तो इस केस में कह सकते हैं ये एक प्रकार का पहले क्या है, अपन कह सकते हैं बिंब है, तो इसका एक प्रतिबिंब भी यहाँ पे बनाना अपने को चाहिए। तो अपन ने कहा कि बिंब जितनी चाल से इसकी तरफ जाएगा, जैसे यहाँ पे 220 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये भी कितने से आएगा, 220 मीटर पर सेकंड से। और अपन कहते हैं कि प्रतिबिंब जो होता है वो सोर्स की तरह काम करता है, और जो बिंब होता है वो ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। अपन कह सकते हैं ये सोर्स हो गया और ये ऑब्जर्वर हो गया। उसके बाद अपने को क्या सुनाई देना है कि ये इसको क्या सुनाई देता है, एफ डैश, वो आपको बताना है। तो एफ डैश का फॉर्मूला अपने को लिखना आता है कि एफ डैश इक्वल्स टू V अपॉन V VO VS इंटू एफ। अब अपन यहाँ पे डायरेक्ट साइन पुट करेंगे, तो अपन कह सकते हैं ये वाला केस देखिए, इस केस में दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपका प्रेक्षक है तो ये आपका स्रोत है। ठीक है, तो ये दोनों पास पास आते हैं, तो आवृत्ति बढ़नी चाहिए। बढ़ाने के लिए अपन कह सकते हैं यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, तो हो गया आप दो क्वेश्चन। तो एफ डैश इक्वल्स टू, तुम कहोगे वी का मान बता दो 330 होगा, प्लस का प्लस वी ओ का मान बताओ। तो भाई बताओ कि जितने चाल से ये चल रहा है कितने चाल से, तो आप कहोगे 220 से। तो फिर अपन इधर कह देंगे ये तो 330 फिक्स था वेलोसिटी ऑफ साउंड, माइनस का साइन 220, और अपन कहेंगे कि इसका जो आवृत्ति था वो कितना था, इस स्रोत का आवृत्ति था 1000 हर्ट्ज। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे ये बताओ कितना आएगा, 0 0 5 और 5, 550 डिवाइड बाई यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 110,
और इंटू 1000। तुम समझदार हो, इसको सोल्व करोगे तो तुम कह सकते हो 0 ने 0 को मारा है, 5 आया, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी वैसे ही हो गया जैसे अपना रिफ्लेक्शन वाला मेथड था, कि रिफ्लेक्शन वाले मेथड में अपन क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी अपन ने कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक दूसरे के निकट स्थित ध्वनि के दो स्रोत निम्न निरूपित प्रगामी तरंगें, प्रगामी यानी स्टेशनरी वेव बना रहे हैं, और ये प्रगामी तरंगें उत्सर्जित कर रहे हैं, सॉरी स्टेशनरी गलत बोला मैंने, प्रोग्रेसिव वेव उत्सर्जित कर रहे हैं। तो इसमें y1 ऐसे दे रखा है, y2 ऐसे दे रखा है। इन दोनों स्रोतों के निकट स्थित एक श्रोता को सुनाई देता है, तब आपको बताना है कि इनमें से कितने बीट्स उसको सुनाई देंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन को कंपेयर करिएगा। इक्वेशन को कंपेयर करने गए तो यहाँ पे लिखा क्या है, क्योंकि विस्पंद क्या होता है, विस्पंद बीट्स बोलते हैं, इंग्लिश में अपन कहते हैं कि एफ बीट होता है। एफ बीट का मान सब समझदार जानते हैं कि एफ बड़ी आवृत्ति में से छोटी आवृत्ति घटा दो, आंसर आ जाएगा। एफ बड़ी में से एफ छोटी घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो एफ बड़ी आवृत्ति क्या है, तो इसको करने के लिए अपन कहेंगे, देखो यहाँ पे लिखा होता है ओमेगा। क्या लिखा होता है, ओमेगा। तुम कहोगे यहाँ पे लिखा है ओमेगा, तो ये रहा ओमेगा। इस ओमेगा को बाहर ले आओ, इसको भी बाहर ले आओ, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे अब कंपेयर कर रहा हूँ ओमेगा वन को अपन कह सकते हैं कि 2 पाई f1 भी होता है, और इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं ओमेगा 1 इक्वल्स टू 2 पाई f1 इक्वल्स टू 600 पाई है। तो समझदार आदमी यहाँ से कह सकता है कि f1 का मान क्या आएगा, देखो पाई ने पाई को मारा और f1 का मान आ गया यहाँ से 300 हर्ट्ज। ये बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अपन ने कंपेयर किया सेकंड वाले में तुलना करने पर, तो वहाँ पे ओमेगा 2 यानी ये ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा 2 का मान रखा है 600, ओमेगा 2 जानते हैं 2 पाई f2, और इसका मान दिया 608 पाई। पाई ने पाई को ख़त्म कर दिया, तो यहाँ से इसका हाफ कर दो, तो हाफ करोगे तो आप कहोगे कितना आएगा, 304 हर्ट्ज। तो सबसे पहला आंसर तो आ गया कि एफ बड़ी में से एफ छोटी को घटाएंगे तो एफ बीट यानी कितने विस्पंद आपको सुनाई देंगे, तो उसका उत्तर क्या होगा, बड़ी फ्रीक्वेंसी है 304, उसमें से छोटी फ्रीक्वेंसी है 300, तो आंसर आ गया 4 बीट्स पर सेकेंड, यानी 4 विस्पंद प्रति सेकेंड आपको सुनाई देंगे। तो 4 विस्पंद प्रति सेकेंड, तो ये 8 वाला और ये 8 वाले गलत होते हैं, या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। अब इस क्वेश्चन को अपन दूसरा मतलब क्या पूछा है, वैक्सिंग और वैनिंग का मतलब होता है कि आई मैक्स और आई मिनिमम का आप वैल्यू बताइए। तो इस केस में कह सकते हैं कि आई मैक्स और आई मिनिमम आपको फाइंड करना है, तो उसका कॉन्सेप्ट अपन सीख लेते हैं जल्दी से, देखो क्या होगा। उसको सीखने के लिए अपन इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अब इस केस में आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम आपको फाइंड करना है। ये लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है कि वैक्सिंग और वैनिंग का मतलब क्या होता है, तो आई मैक्स का मतलब होता है वैक्सिंग और आई मिनिमम का मतलब होता है वैनिंग, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन को। अपन कह सकते हैं कि आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम अपने को पढ़ाया गया था a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। a1 a2 यहाँ पे दिए गए हैं, तो अपन कह सकते हैं कि 4 प्लस 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कह सकते हैं कि 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो तुम कह सकते हो 81 डिवाइड बाय 1। इसका आंसर यानी सेकंड वाला 81:1 यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से। कह रहा है कि किसी डोरी को 3 भागों में काट दिया जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन अपन ने अभी इसी लेक्चर में कंप्लीट किया ना, तो इसको अपन जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इससे अपने को ये समझ में आते हैं कि जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेशंस पे आते हैं, यानी नीट उनको दोबारा से पूछ लेता है एज इट इज़ वैसे के वैसा। तो जब क्वेश्चन ऐसे से हों डेरिवेशन टाइप के और जिसमें थ्योरेटिकल डेटाज हों, तो उसको थोड़ा थोड़ा अपन क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आगे से अपन इसको डायरेक्ट कर पाए। चलिए एक बार और देखते हैं। अपन कह रहे हैं कि 3 भागों में विभाजित कर दिया, तो 3 भाग ये रहे, ठीक है। तो अपन कहेंगे इसका L1 है, इसका L2 है, इसका L3 है, इसका फ्रीक्वेंसी N1 है, इसका फ्रीक्वेंसी N2 है, इसका N3। यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल है V1 V2 नहीं है, ये न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 है, तो मैं इसको N1 N2 N3 ले रहा हूँ, जिसको लिखने में अपने को ज़्यादा दिक्कत है नहीं होगी। अपन जानते हैं कि कंप्लीट का लेंथ L हो तो उसकी आवृत्ति n होगी। कॉन्सेप्ट अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है n इंटू एल, यानी आवृत्ति और लंबाई का गुणनफल हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट यानी नियत होता है। और उसी कॉन्सेप्ट से अपन गए थे, अपन ने कहा कि n इंटू एल कॉन्स्टेंट होगा, तो n1 L1 इक्वल्स टू n2 L2 इक्वल्स टू n3 L3 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी तुम कह सकते हो इनका गुणा, इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई
और पूरी लेंथ और पूरी आवृत्ति का मल्टीप्लाई नियत होगा। और अपन जानते हैं ये रिलेशन लिखने के बाद एक रिलेशन जानते हैं कि कुल लंबाई क्या होती है, L1 प्लस L2 प्लस L3 के योग के बराबर होगी। तुम कह सकते हो कि L का मान रख दो, L का मान यहाँ से उठाएंगे, एन एल इक्वल्स टू सी रखेंगे, एन एल इक्वल्स टू सी रखेंगे तो सी बाई एन आ जाएगा। यहाँ से L1 का बात करें तो सी बाई N1 आ जाएगा, और यहाँ से L2 का बात करें तो अपन कह सकते हैं सी बाई N2 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे सी बाई N3, और सी ने सी को मार दिया तो 1/N1, एन की जगह न्यू लिख सकते हैं, 1/ν1 प्लस 1/ν2 प्लस 1/ν3। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही होगा। तो ऐसा ऑप्शन अपने को दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसा ही था जैसा पहले अपन ने अटैम्प्ट कर लिया है, तो इसमें मैंने ज़्यादा टाइम इसको दिया नहीं। आप भी जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको अंदाज़ा लगना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कब रिपीट हुआ है। तो ऐसा आप करेंगे तो अपन अच्छे से पेपर में क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और टाइम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस में बचा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे वाले क्वेश्चन को देखें। कह रहा है कि किसी पियानो मतलब जो अपन बजाते हैं जिससे अपन साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो पियानो है। पियानो के 2 तार हैं, एक जैसे तार हैं, यानी म्यू सेम है, तनाव भी सेम है, टेंशन सेम है, उसका मान टी है। उसकी मूल आवृत्ति कितनी है, 600 हर्ट्ज है। दोनों तार एक साथ कंपन करने पर 6 विस्पंद प्रति सेकंड बनाते हैं, तो तारों के तनाव में भिन्नात्मक वृद्धि क्या होगी। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसकी लैंग्वेज अच्छी है, भिन्नात्मक वृद्धि अपने से पूछा है। ठीक है, तो भिन्नात्मक वृद्धि कैसे फाइंड करते हैं, भिन्नात्मक वृद्धि होती क्या है, सबसे पहले तो वो देखें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तारों के तनाव में भिन्नात्मक परिवर्तन। तो अपन कह सकते हैं, देखिए डेल्टा टी बटा टी को अपन कह सकते हैं कि तनाव में भिन्नात्मक परिवर्तन होता है, और जब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से और उसके आगे साइन लगा दें परसेंटेज का, तो उसमें बोलते हैं प्रतिशत परिवर्तन। किसमें, तनाव में प्रतिशत परिवर्तन। तो 2 वर्ड जो बहुत ही यूज होते हैं वो भिन्नात्मक परिवर्तन पूछता है। तो भिन्नात्मक परिवर्तन तो ये होता है, ये तनाव में भिन्नात्मक परिवर्तन है, और डेल्टा टी बाई टी इंटू 100% कर देता तो वो तनाव में प्रतिशत परिवर्तन होगा। ये बात आपको समझ में आती है। तो ऐसा तो फाइंड करने का है। बातें किस किस की हो रही हैं, आवृत्ति और तनाव की। तो तुम जानते हो कि तार के केस में मूलभूत आवृत्ति का फॉर्मूला होता है F = 1/2L√T/μ। तुम समझदार हो तो L क्या है, लंबाइयाँ समान है दोनों की। ठीक है, तो ये सेम हो गया। म्यू बोला है कि एक जैसे तार है, तो इस केस में कह सकते हैं कि F समानुपाती √T होगा। F समानुपाती क्या होगा, √T होगा। तो इसमें कह सकता है कोई भी कि F समानुपाती T का पावर 1/2 होगा। तो इस केस में अपन ऐसा भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट अपन जानते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एरर कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एरर कॉन्सेप्ट। एरर कॉन्सेप्ट में ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है कि डेल्टा F/F = जो पावर होती है वो सामने आ जाती है, तो 1/2 सामने आ गया, और T को लिख सकते हैं डेल्टा T/T। ये वाला आपको एरर में सिखाया जाता है कि किस तरीके से F समानुपाती T का पावर 1/2 को डेल्टा F/F = पावर आगे 1/2 डेल्टा T/T। और ये तो अपने को फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड यानी ज्ञात करना है। इसको याद करने के लिए वैल्यूज रखें। तो डेल्टा F का मतलब क्या है, डेल्टा F का मतलब होता है कि कितने फ्रीक्वेंसी में अंतर है, और जो फ्रीक्वेंसी में अंतर होता है उसको तो विस्पंद बोलते हैं। तो विस्पंद का वैल्यू अपने को गिवन है, कितना विस्पंद गिवन है, तो अपन कह सकते हैं इसको सॉल्व करते हैं इधर। तो डेल्टा F का मान बताओ, तो आप कहोगे 6, F का मान बता दो 600, और अपन कह सकते हैं कि 1/2 और डेल्टा T/T तो फाइंड ही करना है, क्योंकि डेल्टा T/T का नाम ही तो क्या है, तनाव में भिन्नात्मक परिवर्तन। अब इसको सॉल्व करना बिल्कुल ही सिंपल है। तो आप कह सकते हो कि डेल्टा T/T = 2/100 हो गया, यानी इसका आंसर आ गया 0.02, यानी ऐसा ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये भी आसान था। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा एरर का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं कि ध्वनि की तरंगें गर्म वायु में 350 मीटर पर सेकंड की चाल है, यानी अपन कह रहे हैं कि ध्वनि की जो ताल है ना, गर्म वायु में 350 है वायु में। उसके बाद पित्तल में, यहाँ पे देखिए ये 0 नहीं है, ये गलती से लिखा गया। यहाँ पे कह रहा है कि पित्तल, यानी ये देखो, एक तो क्या है कि गर्म वायु है, और दूसरा क्या है, पित्तल यानी मेटल है। तो अपन जानते हैं कि जो चाल होती है ना, वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, मेटल में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, और सबसे कम किस में होती है, गैस में। ये कॉन्सेप्ट भी होता है, लेकिन अपने को ये नहीं पूछ रहा। अपने को कह रहा है कि वायु है ना, गर्म वायु, उसमें चाल कितनी है, 350 मीटर पर सेकेंड है। जैसे ये किस में आती है, पित्तल में आती है, तो उसकी जो चाल हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 3500 मीटर पर सेकेंड हो सकती है। यानी मैं कह सकता हूँ 10 गुना हो गई। कितना गुना हो गई, 10 गुना हो गए, 10 गुना बढ़ गए। और अपन कह सकते हैं कि 700 हर्ट्ज की ध्वनिक तरंग, यानी इसकी जो
आवर्ती है वो 700 है। यदि गर्म वायु से पित्तल में यानी वायु से पित्तल में प्रवेश करे तो लैम्डा में क्या होगा। अब तुम जानते हो कि अपने को 3 राशियों की बात यहाँ पे वो कर रहा है। पहली v की, उसके बाद उसने f दिया, उसने उसके बाद लैम्डा पूछा। तो तुम जानते हो कि v इक्वल्स टू क्या होता है, f लैम्डा होता है। तुम ये भी जानते हो कि f तो क्या होता है, स्रोत का गुणधर्म है, स्रोत का गुणधर्म है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके केस में भी जो आवृत्ति होगी ना वो 700 होगी, और इसके केस में भी 700 होगी, क्योंकि माध्यम चेंज होने से आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती। तो मैं कह सकता हूँ ये तो क्या हो गया, नियत हो गया। क्या हो गया, नियत हो गया। तो तुम कह सकते हो v समानुपाती लैम्डा, v समानुपाती लैम्डा। तो भाई v 10 गुना बढ़ गया तो लैम्डा क्यों नहीं बढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि लैम्डा भी 10 गुना बढ़ जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो ये 10 गुना बढ़ जाएगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सिंपल था। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जानते हैं तो भाई आपका v चेंज हो सकता है, लैम्डा चेंज हो सकता है, लेकिन आवर्ती स्रोत का गुणधर्म होने की वजह से चेंज नहीं होता। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं तो अपन को बोला है कि 512 हर्ट्ज आवृत्ति का एक सवृत्तर द्विभुज किसी पियानो के तार के साथ प्रति सेकंड 4 विस्पंद उत्पन्न करता है। चलिए बना लेते हैं। एक तरफ क्या है, सवृत्तर है, एक तरफ क्या है, तार है। अब कह रहा है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 512 हर्ट्ज है, और कह रहा है कि इसके साथ 4 विस्पंद दे रहा है, 4 विस्पंद प्रति सेकंड बता रहा है। तो 4 विस्पंद प्रति सेकंड बताने का मतलब क्या हो गया कि इसके जो पॉसिबल आंसर है वो 512 प्लस माइनस 4, यानी या इसका आंसर हो सकता है 512 या फिर इसका आंसर हो सकता है 516। ये दो आंसर अपने होंगे, क्योंकि 512 में प्लस 4 ऐड कर दो तो 16 हो जाएगा, और माइनस कर दो तो सॉरी यहाँ पे 508, ये गलती मैंने करी। तो 512 में प्लस का 4 गया तो 516, और माइनस का 4 गया तो 508। तो या तो ये फिर टिक करेंगे या फिर ये टिक करेंगे। अब कौन सा टिक करेंगे, क्योंकि इन दो में से टिक करेंगे। अब उसके बाद कंडीशन फाइंड करते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो आगे कह रहा है कि पियानो के तार में तनाव बढ़ा दें। तो अब देखो F समानुपाती या F इक्वल्स टू 1/2L रूट होता है T/μ। तुम कह सकते हो कि F समानुपाती रूट T है। तुम ये भी कह सकते हो तनाव बढ़ेगा तो F भी बढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ पियानो के तार में तनाव बढ़ाया, तनाव बढ़ाने से आवृत्ति बढ़ेगी। तो ये 508 तो है, लेकिन ये 508 से बढ़ के 509 भी होगी, 510 भी होगी, 511 भी होगी। इतने से काम चल जाएगा। ये 516 है तो 516 से 517 भी हो जाएगी, और 518 भी हो जाएगी, और 519 भी हो जाएगी। तो इस तरीके से तनाव बढ़ाने की वजह से इस केस में आवृत्ति भी बढ़ जाएगी। अब अपने को कह रहा है कि कितने विस्पंद प्राप्त होने चाहिए, 2 विस्पंद प्राप्त होने चाहिए। तो अब चेक कर लो कि 512 के साथ 2 विस्पंद किस में प्राप्त हो रहे हैं, और जिसमें 2 विस्पंद प्राप्त होंगे वही मेरा आंसर होगा। तो 508 के साथ 4 हो रहे हैं, 509 के साथ 3 हो रहे हैं, और 510 के साथ 2 विस्पंद प्राप्त हो रहे हैं। तो ये अभी तक लग रहा है कि 508 अपना करेक्ट आंसर है, लेकिन उधर वाले को भी तो चेक करना चाहिए उसने कौन सा बुरा कर दिया। तो अपन कह सकते हैं कि 512 के साथ 16 निकालें तो 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। तो जीवन में कभी भी ये 2 विस्पंद प्रति सेकंड नहीं दे सकते। तो इस वजह से ये वाला आंसर गड़बड़ है, और 508 मेरा सही उत्तर हो जाता है। ये बात भी आपको समझनी चाहिए। अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि नीट के जितने भी क्वेश्चन या AIPMT के जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए उनमें ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने चाहिए, यानी अपन 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा गौर फरमाइए भाई साहब ना। अब देखो इस क्वेश्चन में देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, कह रहा है कि किसी अनुप्रस्थ तरंग को y इक्वल्स टू a sin ωt - kx से प्रदर्शित किया जाता है। लैम्डा के किस मान के लिए तरंग वेग का मतलब VW अधिकतम कण वेग VP मैक्स के बराबर होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, अनुप्रस्थ तरंग दे दी, अनुप्रस्थ तरंग का समीकरण दे दिया। ये बातें इन्फॉर्मेशन है कि तरंग है, तरंग का चैप्टर का क्वेश्चन है। तो लैम्डा के किस मान के लिए तरंग वेग यानी VW इक्वल्स टू किसके है, VP मैक्स के है।
ऐसे वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसकी वैरायटी ये रहती है कि आज इक्वल दिया है तो कल 2 टाइम्स दे देगा, 3 टाइम्स दे देगा, 4 टाइम्स दे देगा। तो इस तरीके से काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जाम में। तो ये भी एक रिपीट टाइप का क्वेश्चन है। अब तुम ये बताओ कि वीपी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो वीपी मैक्स का एक ही फॉर्मूला होता है वेव थ्योरी में, वो होता है ए ओमेगा। जैसे अपन कहते हैं ना कि y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से वेलोसिटी फाइंड करोगे ना, तो इसका सिंगल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा और फिर आप फॉर्मूला फाइंड करें तो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स हो सकता है। या फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी होता है कि अपन कह सकते हैं कि ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मैक्सिमम कितना होता है इस केस में, ए ओमेगा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए वेलोसिटी ऑफ वेव के काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है इसमें लैम्डा बाई टी का, एक फार्मूला होता है ओमेगा बाई के का, ठीक है, और एक फार्मूला होता है इसमें v इक्वल्स टू एफ लैम्डा का। तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा यूज़ कर लेते हैं क्योंकि लैम्डा फाइंड करना है। लेकिन इस केस में देखिए ओमेगा कहीं नहीं है तो गायब किया है उसने ओमेगा को, तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ए को a, ओमेगा की जगह 2 पाई इंटू एफ। ठीक है ना, ये आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन या किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आंसर ये आएगा। क्योंकि इस केस में ध्यान से देख रहे हो कि फ्रीक्वेंसी का कहीं योगदान नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी को गायब करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी गायब, और लैम्डा इक्वल्स टू आंसर आ रहा है 2 पाई इंटू ए, 2 पाई इंटू ए। तो आंसर आ गया 2 पाई इंटू ए। तो अभी तक बच्चों अपन ने क्या करा कि 2020 से लेके 2010 तक के जो नीट या AIPMT में अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको सॉल्व करा था। एक बार आप भी इनको सॉल्व करके देखें। सॉल्व करने से फ़ायदा यह होगा कि आपको इस चैप्टर का थोड़ा नॉलेज होगा कि कौन से सेगमेंट से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, और मेरे को किस लेवल की प्रिपरेशंस यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख के आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अपन ने क्या है कि 20 या 21 क्वेश्चंस किए हैं, कर लेते हैं, तो उससे ऐसा लगता है या कॉन्फिडेंस अपने में डेवलप हो जाता है कि अब मैं एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं अपन, अभी कंप्लीट करते हैं इसको, फिर मिलेंगे। थैंक यू।